आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं। देखो, अभी से जो हमारा जो है, आज से हमारा जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है, वो दुनिया के लगभग 5-6 देश जो मेन है उसके सारे संविधान को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें से अमेरिका है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, जर्मनी है ना। ये तमाम ऐसे देश हैं जिनके बारे में हमारा चूँकि ये देश का हम संविधान इसलिए पढ़ेंगे, इससे ये पता चलेगा कि उस संविधान से हम लोगों ने क्या क्या बोरो किया। क्योंकि देखो, यहाँ पे संवैधानिक विकास क्या हुआ, काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ, और भारत में जो संविधान का जो विकास हुआ वो काफ़ी लेट से हुआ। इसी वजह से इन सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पहले देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम लोग भारत के संविधान से इसको कंपेयर करेंगे कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है और वहाँ पर जो चल रहा है उससे किस किस मामले में सिमिलर है और किस किस मामले में डिफरेंट है। और साथ ही साथ ये जो कंट्री जो सारे पढ़ाएंगे इसमें भी आपस में तुलना करेंगे कि फ्रांस में क्या चीज़ डिफरेंट है, स्विट्ज़रलैंड में क्या चीज़ डिफरेंट है, जर्मनी में, फ्रांस में, मतलब अलग अलग कंट्री में भी आपस में कंपेयर करके हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में कभी कभी जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ख़ास करके मेंस में तो जब बहुत बार पूछा जा चुका है कि जैसे फेडरल सिस्टम के बारे में जब भी हम आंसर राइटिंग में जब हम लिखेंगे तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को तो बताना पड़ेगा। और जब तक इसको हम नहीं बताएं, क्योंकि दुनिया का सबसे आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम फेडरल के मामले में माना जाता है, तो बिना अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन को जिक्र किए तो मतलब आंसर मेरा पूरा ही नहीं होगा। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी या फ्रांस से किस मामले में डिफरेंट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे में क्या होगा, हमको पॉइंट वाइज करके सारे जो कंट्रीज़ हैं वो उनका पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आता है, वहाँ के जो है हेड कौन कहलाते हैं, या फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किस प्रक्रिया से होता है, फिर भारत में जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका उनसे कितना डिफरेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में जब बताएंगे तो साथ ही साथ अलग अलग कंट्री के बारे में भी क्या करेंगे, अलग अलग राष्ट्रपति से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तरीका होगा हमारा पढ़ने का। ठीक है, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो इसका एक एक चीज़ हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है, यहाँ पर विधायिका यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, मतलब विधायिका में भी जैसे वहाँ पर 2 सदन है, जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर भी विधायिका के 2 सदन है, केंद्र के स्तर की बात करें जैसे लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2 होता है, और उनका अपना क्या काम है ये समझेंगे। फिर वहाँ के जुडिशरी के बारे में समझेंगे कि वहाँ का जुडिशरी सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। भारत की न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो उनके न्यायपालिका की तुलना में कौन सी न्यायपालिका ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है। तो आमतौर पे कहा जाता है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, जो वहाँ के जो जज होते हैं वो बहुत ताकतवर है। तो किस आधार पर वो ताकतवर है हम ये समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग एक एक करके ना सारे पॉइंट्स को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया में सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट जो है अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो जो कुछ खास बातें हैं वो क्यों इतनी खास है वो हम लोग एक एक करके हम लोग आराम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो थोड़ा सा, अब अमेरिका का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, बात यह है कि 18वीं सेंचुरी तक की बात अगर हम करें, 18वीं सेंचुरी यानी कि 1700 से लेकर के 1799 तक की बात करें तो अमेरिका मूलतः आदिवासी समुदायों का एक क्षेत्र था। मतलब अमेरिका जो आज कह रहे हो, दरअसल वो पहले क्या था, 13 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, और सभी जगह पे तकरीबन जो है आदिवासी लोग ही रहते थे। मतलब जो अमेरिका के जो मूल समुदाय के लोग थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था, जो मतलब आदिवासी लोग था। अब सोच के देखना थोड़ा सा कि अमेरिका में एक टाइम में 18वीं सेंचुरी में आदिवासी समुदाय के लोग रहते थे, और भारत में उस समय ब्रिटेन का शासन था। ब्रिटेन खुद उस समय बहुत अच्छी स्थिति में थी। यानी अगर हम 18वीं सेंचुरी से कंपेयर करते हैं भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति, तो भारत अमेरिका की तुलना में काफ़ी डेवलप था। ये बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं। अच्छा, बाद में आखिर क्या हुआ ऐसा कि धीरे धीरे अमेरिका काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ गया और दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री में आ गया। अच्छा, वही ब्रिटेन जो दुनिया में करीबन सभी देशों को वो अपना गुलाम बनाया, फिर भी आज वो सबसे ताकतवर नहीं। करीब करीब कह तो रहे हैं कि करीब करीब हर लगभग कंट्री को वो अपना जो है कॉलोनी बना के रखा, सबको बना के रखा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो धीरे धीरे सारे कंट्रीज आगे बढ़ते चले गए और ब्रिटेन अभी वहीं का वहीं है। मतलब अभी ये नहीं कह सकते कि बेहतर नहीं है, भारत की स्थिति में तो आज भी बेहतर है,
लेकिन जिस तरह का वो उम्मीद, मतलब जब वो दुनिया में कहते थे कि दुनिया में सबसे जो है गोरे लोगों का जो एक समूह, जो ताकतवर लोगों का जो समूह था, वो ब्रिटेन अपने आप को मानता था, सभी को वो गुलाम करके रखा था। तो देखो, अगर हम अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से भारत अमेरिका की तुलना में ज़्यादा अच्छा कंडीशंस में था। तो देखो उस समय क्या था, हम बात करें अमेरिका में 18वीं सेंचुरी में आदिवासी लोगों का समुदाय था। वहाँ पे जिंदगी मतलब एकदम नहीं, जैसे आदिवासी लोगों का लाइफ कैसा होता है, नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अच्छा, ब्रिटेन तो इस मामले में बहुत चालाक था, वो जगह जगह सभी जगह घूमते जा रहा था, अलग अलग जगह का, चूँकि अमेरिका का जो है खोज भी कोलंबस कर लिया था। अच्छा, अब क्या हुआ कि अच्छा, अब ये सारे जो लोग खोज कर, चाहे वास्को डी गामा हो गए, कोलंबस हो गए, ये लोग जब ढूंढते थे किसी नए क्षेत्र को, तो आखिर खोजने के प्रति मतलब वजह क्या रहता था कि वहाँ का रिसोर्स, वहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्स हमारे पास है। तो रिसोर्स जैसे कि अमेरिका का जब कोलंबस जब ढूंढा, तो जब कोलंबस वापस आया, जब बताया ब्रिटेन को कि जो है वहाँ पे एक हम देश ढूंढे हैं, तो फिर सारे लोग जो एक जत्था पूरा यहाँ से जाता है ब्रिटेन से, फिर कई सारे ब्रिटेन से, चूँकि जो व्यापारी लोगों का समूह था वो लोग वहाँ पहुँचता है। जब वहाँ देखा, अरे साला यहाँ पे तो बहुत सारे संसाधन है, अच्छा खासा रिसोर्स है, और ये रिसोर्स जो है हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे देश, चूँकि ब्रिटेन में उस समय क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, औद्योगिकरण चल रहा था, और इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए हमको, रॉ मटेरियल चाहिए ना, कच्चा माल चाहिए ना। जैसे कि वहाँ पे कपड़ा वगैरह का जो मिल था वहाँ पे ब्रिटेन में, तो कपड़ा के मिल के लिए क्या चाहिए हमको, कॉटन चाहिए, और उस कॉटन की आवश्यकता को कौन पूरा कर सकता था, अमेरिका। तो सिर्फ एक कॉटन की ही बात नहीं करें, कॉटन के अलावा कई सारे मिनरल्स, आयरन के कई सारे मिनरल्स वहाँ से मिला, कोयला बहुत मात्रा में वहाँ से मिला। तो ऐसे बहुत मतलब कई प्रकार के जो मिनरल्स, जो वहाँ पे जो रिसोर्स जो मिला, जो संसाधन वहाँ से मिला। अब इंग्लैंड के दिमाग में चीज़ सेट हो चुका था कि ये रिसोर्स को फिर क्या करना है, लूट करके अपने देश ले जाना। चूँकि भारत से तो ऑलरेडी पहले ले ही जा रहा था, तो फिर अमेरिका का भी लूट शुरू हो गया। तो जब एक समय के बाद फिर वहाँ पे अमेरिका में धीरे धीरे, जब जो 13 स्टेट की बात हम जो कह रहे हैं, अमेरिका में लगभग उस समय 13 राज्य, देखो 13 राज्य कहने का सेंस क्या, वो 13 अलग अलग हिस्सों में था। पहले तो वो क्षेत्र अपने आप को अमेरिका बोलता ही नहीं था, अमेरिका तो बाद में बना ना। वो 13 स्टेट जो आपस में जब मिला, तो तब समझौता किया कि हाँ हम लोग क्या है, अब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यानी कि अमेरिका क्या था, राज्यों के बीच कॉन्ट्रैक्ट था, वो एक समझौता था। और वो समझौता कब हुआ, जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हो गया। आज़ादी में, अच्छा आज़ादी कैसे है, जब अलग अलग स्टेट को समझ में आने लगा, यार धीरे धीरे तो हमारा ये, हम तो धीरे धीरे गुलाम बनते जा रहे हैं, ये सारे रिसोर्स यहाँ से लूट के ले जा रहा है। तो ऐसे में सारे लोग क्या कर दिए, विद्रोह किए, और विद्रोह करने के बाद अमेरिका क्या हो गया, आज़ाद हो गया। अच्छा, भारत की आज़ादी में अमेरिका की आज़ादी भी बहुत मायने रखता है। क्यों, इंग्लैंड वाले कहते थे कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है, उनको ताकत का बड़ा घमंड था। और जब अमेरिकी क्रांति के बाद जब अमेरिका आज़ाद हो गया, तो ये बात मतलब साबित हो गया कि भाई आप उतने भी ताकतवर नहीं जितना अपने आप को कहते हैं। क्यूबा जैसा छोटा सा देश, वो उनसे आज़ाद हो गया। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल थे। तो अमेरिका आज़ाद होता है 1776 के आसपास। अमेरिकी आज़ादी के बाद उस समय क्या हुआ, फिर बाद में जो 13 स्टेट्स था, ये लोग मिल करके समझौता करते हैं आपस में कि अब से हम लोग क्या हैं, अमेरिकन स्टेट्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, जब ये लोग, बहुत सारे लोग जो है, जब अमेरिका में जब ब्रिटेन के जो कई सारे जो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो उद्योगपति जो जा रहे थे वहाँ पे, तो अमेरिका में वो लोग क्या कर रहे थे, वहाँ जाके सब जगह पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिए थे। बहुत जगह पे जंगल उंगल की साफ सफाई करने लगे। अब जंगल की साफ सफाई कराने के लिए जो मजदूर गया, वो कहाँ से गया, अफ्रीका से। अफ्रीका से बहुत सारा दास को, गुलाम को पकड़ पकड़ के जहाज़ पे बिठा करके, ज़बरदस्ती बिठा के उसको सबको कहाँ ले गया, अमेरिका। और वहाँ जा कर के जंगल की कटाई किया, साफ़ सफाई वहाँ पे किया, वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगाया गया वहाँ पे, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन करके वो अपने ब्रिटेन को भेज सके। रॉ मटेरियल वगैरह भी इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ चलते रहा, ये सब बैकग्राउंड में ये सब कहानी हुआ था। अब ये जब ये 13 स्टेट मिलकर के आपस में समझौता किया, तो ये अमेरिका अपने आप को क्या बोलने लगा, शुरुआत में अमेरिका अपने आप को कन्फेडरल कहता था। क्या बोलता था, कन्फेडरल। कन्फेडरल 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 मतलब क्या होता है, परिसंघात्मक। परिसंघात्मक का मतलब होता है कि जब राज्य आपस में मिल करके समझौता करें कि हम लोग अब से क्या, एक देश के रूप में है, एक केंद्र का अलग स्ट्रक्चर होगा, राज्यों के पास अपनी ताकत होगी। केंद्र को मतलब कहने का मतलब कि नियम कानून के मामलों में केंद्र के पास कुछ शक्तियाँ होंगी और राज्यों के पास कुछ शक्तियाँ होंगी। अब यहाँ पर कॉन्फेडरल सिस्टम में क्या था कि जब शुरुआत, ये जो 13 स्टेट था ना, शुरुआत में ये सिस्टम था कि ये 13 स्टेट जब चाहे अमेरिका से अपने आप को आज़ाद कर सकता है।
मतलब आपस में समझौता करके एक हैं अभी हम, जब तक आप सही से चलोगे तो हम एक साथ हैं, और जिस दिन आप सही से नहीं चले तो हम कभी भी आपके अमेरिका से आज़ाद हो सकते हैं। यानी कि अमेरिका से स्वतंत्र होने की बात था शुरुआत में, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, बाद में फिर ये कन्फेडरल से क्या बनते चला गया, अमेरिका भी फेडरल कंट्री बन गया कि नहीं। मतलब फेडरल का ये मतलब होता है कि आप ठीक है, राज्यों के पास ताकत हम देंगे, राज्य के पास, सही बात है, अमेरिका में राज्यों के पास जितनी ताकत है उतना केंद्र के पास ताकत नहीं है। वहाँ पे राज्य बहुत मजबूत है, और अमेरिका में तो दो दो संविधान चलता है, केंद्र का अलग संविधान और राज्य का अपना अलग संविधान, समझ रहे हो। और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, वहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती है वो राज्यों के पास होती है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब क्या होता है, केंद्र को कुछ नियम बता दिया गया कि आप इस चीज़ पर कानून बना सकते हो, बस इसके अलावा जो भी रेस्ट बचेगा वो उस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य बनेगा। यानी कि राज्य के पास क्या ज़्यादा ताकत है। जबकि भारत की अगर हम तुलना करें तो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, केंद्र के पास, क्योंकि राज्यों को बता दिया गया कि कुछ मामलों में आप कानून बना सकते हो, लेकिन बाकी और मामले में कानून कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। जो चीज़ नहीं लिखा हुआ है उस पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। यहाँ पर केंद्र मजबूत है और अमेरिका में क्या है, राज्य मजबूत है। और इसका एक सबसे अच्छा जीता जाता एग्जाम्पल देते हैं कि अमेरिका में जो ओबामा जब आए थे, अमेरिका मतलब वो चाहते थे कि वहाँ पर जो है आर्म्स एक्ट जो है वो ख़त्म हो। अब ये आर्म्स एक्ट क्या होता है कि लोग वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपना हथियार रखता है अपने पास। इवन यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं, वो भी अपने मतलब स्कूल के बैग में वो हथियार लेकर के चलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इसी चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे का जिस दिन मूड गरमाया ठोक के चलाया, ऐसा बहुत बार हुआ है। वहाँ पे स्कूल में गोलीबारी हो चुका है, बच्चा मर जाता है। तो ओबामा इस वजह से बहुत नाराज़ थे, वो चाहते थे कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई कानून ऐसे थोड़ी बनता है। वहाँ पर राज्य, अब देखो अलग अलग राज्य है, मान लो आज तो अमेरिका में 50 स्टेट है ना, पहले शुरुआत में 13 स्टेट था, अभी अमेरिका में लगभग 50 स्टेट है। अब क्या है कि अब मेरी बात को समझना, अभी का सिस्टम क्या है कि अब अलग अलग स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग संविधान है। अब एक स्टेट बोल देगा मान लो कि ठीक है हम आर्म्स एक्ट को ख़त्म करते हैं, लेकिन दूसरा स्टेट मानने के लिए तैयार नहीं होगा, तब तो दूसरा भी मना लो फिर तीसरा नहीं मानेगा। तो ऐसे में तुम पूरा तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हो। यही भारत होता ना कि केंद्र सरकार एक बार बोल देता कि हाँ ये कानून अब से नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और वहाँ पर ज़्यादा अधिकार क्या है, चूँकि आर्म्स एक्ट के बारे में केंद्र की सूची में लिखा ही नहीं है, वो सब राज्यों का मामला हो जाता है। वहाँ पर राज्य तय करेगा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य क्या प्रावधान करता है वहाँ पे, तो ये मामला हो जाता है। ठीक है, ये अमेरिका के बाद, चूँकि आज का क्लास हमारा इसी चीज़ पर टिका, इसमें सारा चीज़ लगभग बैकग्राउंड में बता दिए कि वहाँ पर सिस्टम क्या चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगर हम जो अमेरिका को जो फेडरल सिस्टम कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, फेडरल का मतलब जो हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, मतलब जो नहीं देखें वो पिछला वीडियो जाके देखना, कि वहाँ पर हम फेडरल सिस्टम को, कॉन्फेडरल को और यूनिटरी को हम अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे इसका फेडरल का मतलब होता है कि उस देश का राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है। सारा ताकत किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। और उनका टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 4 साल, लगभग 4 साल के लिए फिक्स ही होता है। एक तरह से 4 साल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। भारत के जैसा नहीं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर भारत में राष्ट्रपति की बात अगर छोड़ दो तो भारत में मतलब मेन ताकत किसके पास दिखता है, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली चलता है, तो यहाँ पर तो प्रधानमंत्री के पास ताकत है। अच्छा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बेशक 5 साल है, लेकिन इस बीच में उनको हटाया भी जा सकता है अगर उनके अपने ही लोग अगर सपोर्ट करना छोड़ दें तो। ठीक है, अब इस चीज़ को हम समझेंगे आगे चल के। देखो तो कार्यकाल कितने टाइम के लिए इनका है, 4 वर्ष के लिए। और अपने जीवन काल में अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मैक्सिमम कितना बार बन सकता है, 2 बार में बन सकता है। उसके बाद देखो, अब वहाँ पे राष्ट्रपति को अब हटाने की बात अगर करोगे तो वो लगभग असंभव जैसी स्थिति है। वहाँ पे राष्ट्रपति को हटाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों, क्योंकि उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। किसको, महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट की प्रोसेस है। अब ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या होता है, महाभियोग एक तरीका है किसको, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। हालांकि भारत में भी राष्ट्रपति को हटाने का यही तरीका है, महाभियोग तरीका ही है। ठीक है, अब ये महाभियोग क्या होता है समझो। अगर मान लो इसको हटाने का बेस क्या होगा, मतलब महाभियोग जो आप लगाओगे वो किस किस बेस पर लगा सकते हो, तो या तो उस राष्ट्रपति पर देशद्रोह का मामला हो, बहुत बड़ा कोई देश के साथ गद्दारी वाला काम किया हो। ठीक है, या फिर हो सकता है कि वो बहुत ही जघन्य अपराध कोई किया हो, बहुत ही घटिया कोई हरकत कर दिया हो, एक ऐसा काम करे हो जिसके लिए देश उसको कभी माफ़ नहीं कर सकता है, जघन्य अपराध, बहुत ही घटिया कुछ काम कर दिया हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा करप्शन किया हो, देश में बहुत बड़ा जो पैसों का हेरफेर कर दिया हो, करप्शन बहुत ज़्यादा कर दिया हो।
तो ये 3 बेस, देशद्रोह, जघन्य अपराध और भारी भ्रष्टाचार, इस बेस पर हम महाभियोग लगा सकते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, ये तो आधार होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ दोनों सदन में, जो अमेरिका का जो दोनों सदन है, दोनों सदन में इस कानून को, मतलब इस बिल को पास करना पड़ेगा। मतलब दोनों सदन से सहमति लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। वो कौन कौन सा सदन है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको क्या बोलते हैं, ये जैसे कि जस्ट लाइक हमारे यहाँ जैसे लोकसभा होता है ना, जैसे उसी तरह के वहाँ पर क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं वो अमेरिका के लोग चुनते हैं। अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वो लोग मिलकर के इसका सदस्य चुनते हैं। आगे चल के बताएंगे कि कितने लोग होते हैं। और दूसरा सदन क्या है? सीनेट। जैसे जहाँ पर राज्यसभा है उसी तरह वहाँ पर क्या है? सीनेट है। तो कंपेयर करके समझना हो तो सीनेट भारत के लिए राज्यसभा RS, और ये क्या है? LS। आपसे एक चीज़ बताओ, सॉरी इसको न कहेंगे LS, देखो तो L। अच्छा, यहाँ पे लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? निचला सदन, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। इसका मतलब है वहाँ के लिए क्या होगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लिए क्या हो जाएगा? निचला सदन। और इसको क्या बोलेंगे? उच्च सदन। वो इसलिए देखो उच्च सदन और निम्न सदन क्या है, दरअसल देखो कुछ नहीं है। निम्न सदन वहाँ पे कहते हैं इसलिए क्योंकि ये टेम्प्रोरी होता है, और ये लगभग क्या होता है, इनका कार्यकाल टेम्प्रोरी होता है, और ये क्या होता है? परमानेंट लगभग होते हैं। इस वजह से ये आम लोग चुनते हैं। और ये क्या, इसमें कौन लोग होते हैं? जो सीनियर मोस्ट होते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों का समूह होता है। जैसे भारत में राज्यसभा का भी सदस्य कौन होता है? जो यहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, और राज्यों की तरफ से, चूँकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। पढ़ेंगे इसके बारे में, HOR और सीनेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। अब जरा सा देखते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया समझ में आ गई। महाभियोग के माध्यम से आप हटा सकते हो, और ये बेस है। इस बेस पर आप राष्ट्रपति को हटा सकते हो, और साथ ही साथ दोनों सदन में आपको रेटिफाई करना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति के अगर चुनाव की बात करें तो वहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, निर्वाचक गण के माध्यम से होता है। अब ये निर्वाचक गण क्या होता है? निर्वाचक गण का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का समूह, निर्वाचित समूह। इसके जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचक गण के जो सदस्य, वो कितने सदस्य होते हैं? 538। अब ये 538 जो होते हैं वो अमेरिका के राज्य से अलग अलग क्षेत्र से आता है। अमेरिकी राज्य के अलग अलग क्षेत्र से आया हुआ। अब अमेरिका में 538 क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर बांटा हो गया होगा, जो भी जनसंख्या का बेस रखा होगा, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी बेस बना करके रखा गया होगा। तो 538 क्षेत्र में अमेरिका को पहले बांटा होगा, समझा? अब मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका को अलग अलग हिस्सा में बांटा, अलग अलग क्षेत्र से एक एक मेंबर चुन कर आएगा, और वही मेंबर क्या कहलाएगा? इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य कहलाएगा। यानी उनके समूह को क्या बोलेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये लोग मिल करके तय करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। समझ में आया? देखो दरअसल ये जो सिस्टम था ये क्या है, ये पहले बहुत ज़्यादा इसका महत्व था। पहले इलेक्टोरल कॉलेज का अच्छा खासा वैल्यूज था। क्यों? क्योंकि पहले जनसंपर्क उतना अच्छा नहीं था। जनसंपर्क का मतलब क्या था कि पहले लोगों को पता भी नहीं होता था कि हम दरअसल किसको चुनने वाले हैं राष्ट्रपति। अब अमेरिका इतना बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र है, लोग एक जगह से दूसरे जगह आना जाना कर नहीं रहा है, कोई सब अपने अपने जगह पे स्थिर बैठा हुआ है। अब इस देश को कौन चलाएगा? अब इसके लिए अलग अलग लोगों से जा के पूछ तो नहीं सकते हैं ना। मतलब कोई ऐसा कम्युनिकेशन का तरीका नहीं था हमारे पास, उस समय कोई तरीका ही नहीं था। तो ऐसे में क्या होगा? अब अलग अलग क्षेत्र से एक एक आदमी को बुला लो, और वही लोग आदमी आपस में मिलकर तय कर लेते थे। ये मान लिया जाता था कि ये एक व्यक्ति कम से कम उतने सारे जनसंख्या का जो लीडरशिप कर रहा है वो उसको लीड कर रहा है। क्योंकि ये जब भी कुछ बोलेगा तो समझो वो पूरा का पूरा आबादी का ये प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो सारे जनसंख्या के आवाज़ है। ये अकेला आदमी क्या है? जनसंख्या का आवाज़ अकेला है। वो जनसंख्या की बात को वो अकेले बोलता है। जो ये बोलेगा वो पूरा समूह कहेगा, ये मान लिया जाता है। पहले ही सिस्टम था। अभी क्या सिस्टम है? अब वर्तमान में इनका महत्व नहीं है, क्योंकि अब चूंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छा है, लोग सीधा अपने फ़ोन के माध्यम से ही जो है वहाँ पे फ़ोन के माध्यम से या फिर बैलेट सिस्टम के माध्यम, जो भी सिस्टम वहाँ से वोटिंग राइट चलता है, वोटिंग चलता है, अब सारे लोग मिल करके खुद ही तय कर लेते हैं हमको किसको राष्ट्रपति बनाना है। तो अब इनका इतना महत्व है नहीं, अब ये सिंबॉलिक रूप में है, महत्वहीन हो चुके हैं। अभी अगर देखा जाए तो अमेरिका का जो चुनाव, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, जनता खुद चुनती है। तो बात समझ में आया? अब ये तो हमारा मामला क्या था, फेडरल सिस्टम का पूरा लोग समझ गए, राष्ट्रपति के बारे में समझ गए, वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता हम लोग ये समझ गए, है ना, और हटाने का प्रोसेस भी समझ गए। ठीक है, अब देखते हैं कि वहाँ का मंत्रिमंडल आखिर तो चलेगा ना,
आखिर वहाँ पे मंत्रियों का समूह, बिना मंत्री का तो राष्ट्रपति कुछ नहीं करेगा। आखिर राष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को सलाहकार नहीं चाहिए, राष्ट्रपति को सलाह देने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति को सहायता देने वाला चाहिए। वहाँ पे अंतर समझना, सलाहकार और सहायता देने वाला व्यक्ति में अंतर होता है। सलाहकार का मतलब ये होता है कि हम कुछ लोगों का समूह रखे हो, वो हमको बार बार क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम उसके लिए थोड़ा सा सोच तब का सुनना पड़ता है। जैसे भारत में क्या होता है कि भारत में जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने क्षेत्र का सांसद होता है कि नहीं? अच्छा, उससे सलाह भी लेती है। जब भी सरकार मंत्री, जो यहाँ पर जो मंत्री लोगों का जो समूह होता है, सरकार जब भी कोई काम करती है मंत्री लोगों से सलाह लेती है। मंत्री के हिसाब से भी चलना पड़ता है यहाँ पे प्रधानमंत्री को। लेकिन अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में ये होता है कि राष्ट्रपति वहाँ पर जिसको चाहेगा उसको मंत्री बना सकता है, उसकी मर्जी पर है। वहाँ पर राष्ट्रपति जो है विधायिका के लोगों से ही मंत्री बनाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अमेरिका का हालत ये है कि विधायिका अलग, वहाँ पे विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग और न्यायपालिका अलग। अब ये देखो, ये विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और ये जुडिशरी। अब ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की जो बात करें, इसका प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा ना। अब अच्छा, इसका मतलब कि एक राष्ट्रपति होगा यहाँ पर और इसके अंदर कई सारे मंत्री होगा ना, इसके अंदर कई सारे। और ये मंत्री, ये जो राष्ट्रपति जो होगा वो किसी को भी बना सकता है, उसके मर्जी पर है, जिसको बनाएगा वो उसको बनाएगा। जरूरी नहीं है कि लेजिस्लेचर का मेंबर को बनाएगा, नहीं। वहाँ पर विधायिका से मंत्री मतलब वहाँ पर ये सिस्टम नहीं है कि कोई भी सांसद जो है मंत्री बन जाएगा। भारत के जैसा नहीं है कि यहाँ के मंत्री जो है डबल रोल में होते हैं, एक तो अपना मंत्रालय भी देखते हैं और दूसरे तरफ क्या करते हैं, वो कानून भी बनाते हैं, डबल ड्यूटी निभाते हैं यहाँ पे। अमेरिका में ऐसा नहीं है, तुमको जो काम है अपना करो, वो इसके मर्जी पर निर्भर है। इसका मन होगा तो ये इसके मेंबर को भी बुला सकता है। वहाँ पर दरअसल मंत्री उसी को बनाया जाता है जो वाकई में काबिल होता है, और यहाँ पे मंत्री जो इसके मेंबर होंगे वही मंत्री होगा ना। भारत में क्या होता है, मंत्री तो इसी में से होता है ना। तो ये सिस्टम अलग है वहाँ से। और वहाँ का जुडिशरी तो बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है वहाँ पे। अभी समझेंगे जब जुडिशरी आगे बताएंगे तो।